दोस्तों, इसमें एक मुख्य बात ये है कि ये लोग बीज का उपयोग जो है वो 4 प्रकार से करते थे। बीज का उपयोग मतलब अनाज का उपयोग एक बीज के रूप में करते थे, एक खाद्य के रूप में यानी उसको खाते थे, तीसरा कि उसको उपहार में देते थे। आजकल के जो रिश्तेदारी में या फिर दोस्त लोग क्या करते हैं कि वो पैसा देते हैं या फिर कुछ अन्य गिफ्ट देते हैं, तो लेकिन उस समय उन लोगों के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, तो वो लोग केवल उपहार में अनाज ही देते थे और भंडारण के लिए इसका उपयोग करते थे कि वो एक इकट्ठा कर सके कि आने वाले समय में उसका वो लोग प्रयोग कर सके। अब वो जानवरों को क्यों पालते थे, इस विषय में आप सब एक बार देख लीजिए। तो जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। आपको ये पता ही होगा कि दूध में वो सभी मिनरल्स, वो सभी विटामिन्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। वो पशु इसलिए नहीं पालते थे कि उन्हें एक अच्छा चीज़ है, लेकिन वो इसलिए पालते थे कि वो शिकार ना मिलने पर उनका प्रयोग कर सके एक भोजन के रूप में। तो इसलिए जानवरों को क्या कहा गया है, चलते फिरते खाद्य भंडार। अब अनाज जो है वो एक जगह पर रह जाएगा, लेकिन जानवर जो है उनको खिलाते पिलाते थे और बाद में उनसे वो मांस प्राप्त करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 2। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं कि मानव ने सर्वप्रथम कहाँ पर पशुपालन किया था, कहाँ पर कृषि किया था। ऐसा साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है। अभी आपको हम भारत का नक्शा दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो टेबल, एक सारणी जहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर पाया गया था। तो जो गेहूं है, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये कहाँ से पाए गए हैं? मेहरगढ़ से, जो वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान में, मेहरगढ़ में। यहाँ पर ये सर्वप्रथम खेती किस अनाज की हुई थी? तो जौ की हुई थी। और कौन से जानवर पहली बार पाला गया था? किस जानवर को मानव ने पहली बार पालतू पशु बनाया था? तो वो था एक कुत्ता। चावल, जानवर की हड्डियाँ के टुकड़े, ये कहाँ से मिले हैं? कोल्ड में। ये वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है, जिसको प्राचीन समय में उसका नाम अब इलाहाबाद था, लेकिन अब उसका नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, यानी खुर क्या होते हैं? जानवर के पैर। ये खुर के निशान कहाँ से मिले हैं? महागढ़ा, जो अभी समय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पर पाया गया था। गेहूं और दलहन, ये गुफक्राल की जगह पाया गया था, जो अभी कहाँ पर है? कश्मीर में है, भारत के उत्तर दिशा में। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये कहाँ पर बनाए गए थे पालतू पशु? तो बुर्ज होम में, जो अभी भी कहाँ है? कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने और जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ पाया गया था? चिरांद, जो बिहार में अभी है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये हल्लोर में, जो आंध्र प्रदेश में है। और काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये पय्यपली में, जो वर्तमान में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। बाकी सब क्या है? अभी अज्ञात हैं, उनकी खोज चल रही है। अब बढ़ते हैं कि मानव ने अपना जीवन को स्थायी कैसे किया होगा। उनके स्थायी जीवन की ओर एक बार नज़र डालते हैं। तो पुरातत्व जो है, पुरातत्वविद को कुछ पुरास्थलों की झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। ये वर्तमान में कहाँ पर है? अभी आपको बताया गया, कश्मीर में है। ये लोग गड्ढे के नीचे रहते थे। ऐसा इसलिए क्यों रहते होंगे गड्ढे के नीचे? क्योंकि आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में कितनी ठंडी पड़ती है, और ज़मीन के नीचे रहने से क्या होता है कि हमें ऊष्मा मिलती है, थोड़ा तापमान उसमें अधिक होता है। इसलिए क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं कुत्ते, वो आपने कई बार देखा होगा कि गड्ढे खोद करके रात में सोते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गर्तावास। यदि आपसे पूछा जाए कि गर्तावास यानी मानव ने
सर्वप्रथम गर्तावास कहाँ पर किया था, यानी गड्ढे में कहाँ पर रहता था, तो बुर्जहोम में, जो अभी कश्मीर में है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जिससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, और वो गड्ढे थे और उनमें क्या थी, सीढ़ियाँ थी, जिससे वो क्या करते थे, आसानी से उतर जाया करते थे। उन्हें ठंडी मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के जगहें मिली हैं, यानी इस समय क्या हो गया था, आग की खोज हो गई थी। लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। कई औजार हमें ऐसे मिले हैं पुरातत्वविदों को जो एक युग पूरा पाषाण काल से किस भिन्न है, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो हथियार होते थे वो क्या होते थे, बड़े होते थे और ज़्यादा धारदार भी नहीं होते थे, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अब ये लोग इतने विकसित हो गए थे कि अब इस प्रकार से वो ओखली भी बना लेते थे लकड़ी की, और सिलबट्टा जो है, जो आमतौर पर मसाले पीसने के काम आता है, उन्होंने ये भी बना लिया था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यदि आपने बचपन में देखा होगा तो ओखली और मूसल आपको देखने को मिला होगा। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों भी बनाए जाते थे। जब वो शिकार कर लेते थे और उनका मांस खा लेते थे, तब वो क्या करते थे, उनकी खाल का अपने कपड़े के रूप में प्रयोग कर लेते थे और उनकी हड्डियाँ को औजार के रूप में प्रयोग कर लेते थे। ये देखिए, ये इस प्रकार उनके हथियार थे, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से वो पूरा पाषाण काल के हथियार थे जो बहुत भारी हुआ करते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन भी बनाना वो लोग जान गए। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब इनको सजाया जाता था, यानी उस पर कुछ चित्र उकेर दिए जाते थे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। जाहिर सी बात है कि बर्तन का उपयोग दो ही काम में होता है, एक तो खाने में होता है या भोजन उसमें करें, या फिर उसको अनाज संरक्षण करें, या फिर अन्य कोई काम में। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग रखना, खाना बनाने के तरीके भी जानने लगे और करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, यानी कि अब लोग मांस खाने छोड़कर अब अनाज खाने लगे धीरे धीरे। कुछ लोग मांस भी खाते थे, अब वो सर्वाहारी खाना खाने लगे। जब उन्होंने कृषि करने लगे तो अनाज उत्पन्न होने लगा, तो वो लोग सर्वाहारी खाना खाने लगे, मांस भी खाते थे और अनाज भी खाते थे। इसके साथ साथ अब लोग भी कपड़े भी बुनने लगे थे। पहले तो चमड़े का प्रयोग करते थे, लेकिन अब वो क्या करते थे, कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, कि अब वो क्या करते थे, कपास उगाने लगे और उससे क्या बनाने लगे, सूत, और उससे कपड़े बुनने लगे। क्या ये परिवर्तन एक ही जगह एक ही साथ आए होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ यहाँ तक कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं लोगों ने हजारों सालों के दरमियान में धीरे धीरे खेती और पशुपालन करने का अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अन्य रीति रिवाज, और इस समय इनके रीति रिवाज क्या थी, इस बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि विद्वानों ने कुछ ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। जनजाति किन्हें कहते हैं? जो एक कृषि का जीवन बिताते हैं, जो पशुपालक का जीवन बिताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जनजाति। आज भी भारत में जनजाति क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनजाति लोग रहते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है, प्रकृति से प्रेम है, वो प्रकृति में ही अपने जीवन यापन करते हैं। विद्वानों ने पाया है कि कुछ लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले ही प्रचलित रहे हैं। जनजाति, इस बारे में देखिए जनजाति क्या होती है। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं,
ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह से परिवारों के समूह निकलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने और पेशे अपनाते हैं। वो छोटी छोटी काम करते हैं। वो एक आधुनिक मानव की तरह उद्योगपति नहीं है कि वो किसी कंपनी का काम कर सके या कोई कंपनी खोल सके या उद्योग कर सके। वो लोग केवल सामान्य प्रकृति से जुड़े कामों को करते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। आपने गांव में देखा होगा, आपकी माँ होंगी या बहन होंगी या गांव की कुछ महिलाएं होंगी, वो क्या करती है, अक्सर खेती का काम करती हैं और भोजन पकाने का भी काम करती हैं, जिसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने और पौधों की देखभाल करने के लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। आप भी छोटे होंगे तब आप खेतों में जाते होंगे और खेतों में जानवरों से फसलों की सुरक्षा करते होंगे। जैसे जब मक्का बो दिया जाता है तो उसमें क्या आते हैं, ज़्यादातर तोते आ जाते हैं, पैरट, तो उनको क्या करते हैं, थाली पीट पीट कर भगाते हैं। तो इस तरह ये सब आपको याद होगा। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती और पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि वो छोटे बच्चों झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाते, टोकरियाँ बनने और औजार झोपड़ियाँ बनाने का भी काम साथ साथ करते। और गाना, नाच और घरों की सजावट भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब वो लोग खेती करने लगे तो बर्तन बनाने लगे और बर्तन बनाने के साथ साथ वो ओखली और मूसा जैसे अन्य उपयोगी चीज़ बनाए, सिलवट्टा बनाए और कपड़े भी बुनने लगे और क्या करने लगे, उनका जीवन और भी आगे बढ़ता गया। और तब एक आधुनिक मानव तो नहीं कह सकते, एक मतलब विकसित मानव की तरह उनका जीवन होने लगा। जब उनके पास शिकार करने नहीं जाते थे क्योंकि वो कृषि करने लगे, और जब कृषि करने लगे तो शिकार का समय बचने लगा, तो उस समय को क्या करते थे, कला का काम करते थे, गाते थे, नाचते थे, या फिर वो एक समूह में इकट्ठा होकर कोई प्रोग्राम किया करते थे। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वैसे वे अनुभवी बुद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वो अपने ही लोगों में से एक को नेता मान लेते थे। वो किस आधार पर चुने जाएंगे, जो अधिक ताकतवर होगा, यानी कि जो दूसरों से रक्षा कर सके, वही तो हमारा नेता होना चाहिए। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। प्राचीन काल में भी मानव की सभ्यता इतनी विकसित थी कि वो महिलाओं को एक अलग सम्मान देती थी और उन्हें भी एक अनुभव और ज्ञान होता था। जनजाति और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें कुछ भाषाएं, संगीत, कहानियां और चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। आपने देखा होगा कि उनके देवी देवता किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि ये हो गया, कोई मूंछ होता है, दांत निकले होते बड़े बड़े, उनके एक अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ कर सकते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इस अन्य समाज को तुम आगे पढ़ोगे। अब छोटी छोटी बातों को हम इस पृष्ठ में देखने वाले हैं कि मेहरगढ़ में जीवन कैसे आया और वहाँ के लोग को मृत्यु कैसे हो गया, कैसे वो समाप्त हो गया इतनी जल्दी, इस विषय में अब हम देखने वाले हैं। तो मानचित्र में 2 और पृष्ठ 14 ढूंढना है मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सुलेमान और किरसर पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है, और यहाँ पर पहली बार कृषि किया गया था, और वो भी किस फसल का, जौ का। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ के बारे में बताया जा रहा है कि ईरान जाने का इस पे रास्ता है और एक समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के पुरुषों और स्त्रियों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरियां पाला सीखा था। उन्होंने स्थायी जीवन बिताना कहाँ पहले शुरू किया था, मेहरगढ़ में। पहले क्या उगाया था, जौ, फिर गेहूं और फिर बकरियां पालने लगे, यानी पशुपालन करने लगे। यहाँ खुदाई से सबसे पहले के स्तरों से
पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। और इसके बाद के स्तरों के भेड़ और बकरियों की ज़्यादा हड्डियां मिलती हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियां मिलती हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में खेती होने लगी तो अब वो जानवर भी पालने लगे और एक स्थायी जीवन जीने लगे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। वो लोग किस घर में रहते थे? तो अब वो घर भी बनाने लगे। कैसे घर बनाते थे? चौकोर बनाते थे, या फिर आपने इग्लू देखा होगा जो बर्फ़ में ऐसे बनता है, इग्लू, वो आयताकार घर बनाने लगे ऐसे, और वर्गाकार घर बनाने लगे, चौकोर घर बनाने लगे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। कुछ घर में वो एक घर में मतलब कितने रूम होते थे? 4 रूम। और 4 रूम में ये क्या करते थे? कुछ रूम को इस प्रकार प्रयोग करते थे कि उसमें अनाज या मवेशी को उसमें पाला जा सके, या फिर एक तरह से ये लोग कुछ ही घरों में रहते थे और बाकी कृषि के लिए छोड़ देते थे। गाँवों की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पाद में लगे होते हैं। आपके गांव में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कृषि होती है। गांव में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कृषि होती है। फिर छोटे मोटे स्तर पे कोई काम होता होगा। पहले और बाद के स्तर, यानी कि पहले के लोग कैसे रहते थे और अब के लोग कैसे रहने लगे। जब पुरातत्वविद किसी जगह से खुदाई करते हैं तो कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस बारे में आपके मन में ये ख्याल तो ज़रूर आया होगा कि मान लीजिए कि 2 वस्तुएं मिली, तो दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पहले की है या कौन सी इसमें पहले है कौन बाद में है, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस मानचित्र को देखें। मान लो कि लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया, यहाँ पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं यह टूटने और दोबारा वहीं घर बना लेते। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के पास जमा होते रहते। इस कारण से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रही और फिर सैकड़ों साल बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। आप बताएं, मान लीजिए कि आप यहाँ 4 नंबर पर रहते थे, फिर आपका मान लीजिए भूकंप आया या फिर कुछ ऐसा हुआ जैसे आपका घर टूट गया। फिर वो लोग क्या करते थे कि मिट्टी भर देते थे तो ऊंचा हो जाता था, फिर वो 3 नंबर पर रहने लगते थे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ वस्तुएं 4 नंबर में दबी होंगी, तो अब 3 नंबर में रहने लगे। तो फिर से कुछ ऐसी घटना हुई होंगी जिससे कि उनका घर तबाह हो गया होगा, उनका नगर ख़त्म हो गया होगा। तो इसमें भी कुछ वस्तुएं नीचे रह गई, फिर से ऊपर घर बनाने लगे, 2 नंबर में रहने लगे। इस तरह से ये लोग जीवन यापन करते थे और अंतिम समय में 1 नंबर स्थान पर रहने लगे। तो आप भी बताएं, यदि आपको खोजा जाए, मतलब यहाँ पर उत्खनन किया जाए, खोदना शुरू किया जाए, तो सबसे पहले 1 मिलेगा। 1 नंबर की जो वस्तुएं होंगी वो मिलेंगी, फिर 2 जगह है वहाँ पर मिलेगा, फिर 3 जगह, फिर 4 जगह। तो इस तरह से वो पता कर लेते थे। सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद लोग उनकी प्रति सम्मान जताते हैं, जैसे कि आज भी है कि वो लोग दफना देते थे। लोगों की आस्था मृत्यु के बाद जीवन में भी होती है। वो लोग मानते थे कि लोग जब मर जाते हैं तो उनके बाद भी एक अलग जीवन होता है। वो लोग भी स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते थे। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। वो इतने भोले थे, इतने मासूम थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद भी आदमी जिंदा होता है और वो खाना पीना खाता है। तो वो लोग क्या करने लगे, उसके साथ कुछ खाने की वस्तुएं रखने लगे। जैसे कि आज भी मिस्र के पिरामिड में ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे शहद है, वो आज तक खराब नहीं हुआ है। तो शहद रखते थे, कुछ अनाज रख देते थे, तेल भी रखते थे। इस तरह से वो कुछ खाद्य पदार्थ रखते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। अब वो मानते थे कि आदमी उठेगा और बकरी को शिकार करके खा लेगा। संभवतः इसे परलोक में मृत्यु खाने के लिए रखा गया होगा, और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो किस लिए रखा गया होगा। तो वो विश्वास करते थे कि आदमी मरेगा तो उठेगा, बाद में खाएगा। तो ये कब्र में का जो चित्र दिखाया गया है कि ये आदमी है और ये कुछ जानवर रखे गए हैं, जैसे बकरी रखी गई हैं कि ये आदमी उठेगा और इनको खाएगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी कंकाल को पहचान सकते हो? पहचान तो मुश्किल होगा। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों
तुम जिस घर में रहते हो क्या उसके साथ घर की क्या समानता है। तो हमारा घर भी क्या है, एक वर्गाकार है और आयताकार है, उनका भी घर वर्गाकार आयताकार होता था। तो पृष्ठ 14 में दार्जिलिंग हेडिंग ढूंढो, आप ऊपर देख लेना। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसा जैसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। जेडाइट पत्थर, यह संभवतः पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, ये इस पूरा स्थल से काष्ठाम यानी कि अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई के औजार भी, बर्तन भी मिलते हैं। कहाँ से, ये दार्जिलिंग से। तो ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। आपको इन प्रश्नों को उत्तर देना है कि खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो आपने अभी इस वीडियो में पढ़ा कि क्यों रहते थे, क्योंकि फसल की जो अवधि होती है, समय होता है, वो एक लंबा समय होता है। उन्हें अंकुरित होने में, फसल उगने में एक लंबा समय लगता है, तो जिससे वो लोग एक जगह पर रुकने लगे और रुकने के साथ साथ वो पशुपालन भी करने लगे। तो ये जो प्रश्न है ये आप खुद सॉल्व करिए, जिससे कि आपको एक नया अनुभव मिलेगा सॉल्व करने के बाद। ये देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप सॉल्व करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।